Hello and welcome back to our YouTube channel Aspirants Build and Govern. Today, we are going to continue our M. Lakshmikant series that we have started. And as we know that we have completed till the Crown Rule, we have completed till the Company Rule, and we are going to start the Crown Rule that is from 1858 to 1947. We are going to start this. So, this is the episode number two, and we have already completed till the company rule. So, now we are going to start the crown rule that is from 1858 to 1947. अब होता क्या है कि 1857 तक हमारा कंपनी रूल चला, ठीक, 1856 तक। 1857 लेटर 1857 में क्या होता है, in mid of 1857 a revolt happened that I last told you in that episode number one, the lecture number one, that the revolt of 1857 that is also known as the Sepoy Mutiny, सिपाही म्यूटिनी के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने देखा था। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जब सब लोगों ने रिबेल किया तो फिर क्या हुआ कि क्राउन ने कहा कि अब कंपनी रूल शट डाउन करते हैं, अब हम लोग अपना आई मीन कंपनी रूल शट डाउन करते हैं, देन हम लोग अपना क्राउन रूल स्टार्ट करेंगे, राइट। तो क्राउन रूल स्टार्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट एक्ट रहा in the wake of revolt of 1857, also known as the first war of independence that I also told you, and the Sepoy mutiny, and the act known as the act of good government in India. Good government of India act इसे कहा गया। क्यों कहा गया? Because it abolished the East India Company and transferred the powers of government, territories, revenues to the British Crown। जितनी भी पावर थी, जितनी भी ब्रिटिश टेरिटरीज थी, सारा कुछ क्या हुआ कि इंडिया उनसे शिफ्ट हो गया क्राउन पे, ठीक है। सारा कुछ शिफ्ट हो गया क्राउन पे, इंडिया का सारा कुछ। तो फिर क्या होता है कि इस फीचर में इसमें इस एक्ट का फीचर क्या क्या है देख लेते हैं हम फटाक से। पहला क्या है, इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया henceforth was to be governed by and in the name of Her Majesty। It changed the designation of Governor General of India to that Viceroy of India, जो गवर्नर जनरल कहलाते थे। पहला गवर्नर जनरल मैंने आपको बताया था वॉरेन हेस्टिंग थे। तो जो गवर्नर जनरल कहलाते थे वो गवर्नर जनरल का नाम चेंज होके क्या हो गया, वाइसरॉय। क्या चेंज हो गया नाम? जो गवर्नर जनरल थे है सेम पोस्ट सेम पावर, बस नाम बदला है। गवर्नर जनरल को वाइसरॉय कहा जा रहा है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। एंड ही वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इंडिया। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का, ठीक है। एंड लॉर्ड कैनिंग, जैसे वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नमेंट जनरल थे, ऐसे ही लॉर्ड कैनिंग thus became the first viceroy of India, first viceroy of India, Lord Canning। So it ended the system of double government by abolishing the board of control and court of directors। जो पिट्स इंडिया एक्ट में आपने देखा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बने हैं, दो चीज जो द देन प्राइम मिनिस्टर पिट्स भाई साहब ने बनाया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसको भी एबॉलिश कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एबॉलिश कर दिया जाता है, एज यू नो दैट कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कॉमर्शियल चीजों को देखते थे एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल लाइक सिविल मिलिट्री एंड रेवेन्यू चीजों को देखते थे। सो देन इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस क्रिएट किया गया। कौन सा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दैट इज नोन एज एसओएस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वाइसरॉय। ये दो नाम आपको देखने को मिलेंगे आफ्टर 1858, ठीक है। 1858 से आपको ये देखने को मिल जाएंगे। The Secretary of State vested with complete authority and control over Indian administration, and the Secretary of State was a member of the British Cabinet, was responsible ultimately to the British Parliament। जो British Parliament थी
ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए वो डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब वॉइस रॉय किसको मैसेज भेज रहा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको बता रहा है डायरेक्टली, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ठीक है। सो इट एस्टैब्लिश्ड द 15 मेंबर काउंसिल, 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई टू एसेस द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब ये भाई साहब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गए और ऐसे ऐसे करके 15 लोग हो गए, 15 लोग हो गए इनके टीम उस काउंसिल में। और काउंसिल क्या थी, एडवाइजरी बॉडी थी। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। वही जैसे अभी चलता है, समझ गया ना ये, कि जैसे पीएम है, उनके लोग समर्थक दे रहे हैं, एक कैबिनेट बनी हुई है, ठीक है, कैबिनेट जो बनी हुई है, तो ऐसे ही काउंसिल था, 15 लोगों का बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। एंड इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज बॉडी कॉर्पोरेट capable of suing and being sued in India and in England। मतलब क्या कह रहा है ये, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल जो बॉडी कॉर्पोरेट था, वो केपेबल था स्यू करने का, मतलब तुमको के तुम्हारे ऊपर केस कर देगा, कुछ भी कर देगा, है ना। बीइंग स्यूड इन इंडिया, इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी, कहीं भी तुम्हें स्यू किया जा सकता था, मतलब तुम्हें तलब किया जा सकता था, तुम्हें तुम्हारे ऊपर केस किया जा सकता था। तो इट मस्ट बी नोटेड दैट द एक्ट इज नो सब्सटैंशियल वे altered the system of government that prevailed in India, but confined itself to the improvement of the machinery by which the Indian government was to be superintended and controlled in England। ओके, उसके बाद क्या होता है 1858 के बाद, 1858 के बाद भाई साहब हमारा शुरू होता है 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1861। 1861 में, है ना, 1861 में क्या होता है कि जो 3 इंडियंस होते हैं वो वाइसरॉय की काउंसिल में ऐड अप हो जाते हैं और न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है, ठीक है। और यहाँ से इनिशिएट होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है अलग अलग लोगों में। So, after the Great Revolt of 1857, the British government felt the necessity of seeking cooperation of the Indians in the administration of their country. So, in pursuance of this policy of association, 3 acts were enacted by the British Parliament in 1861, 92, and 1909. That is, Indian Council Act 1861, Indian Council Act 1892, and then 1909। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 is an important landmark in the constitutional and political history of India because it made a beginning of the representative institutions by associating Indians with the law making process। ठीक, लॉ मेकिंग प्रोसेस से रूबरू कराया गया, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की बिगिनिंग थी, कि भाई रिप्रेजेंटेटिव लोग अब वो करेंगे, मतलब लॉ मेकिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। It thus provided that the viceroy should nominate some Indians। viceroy भाई साहब जो थे, मतलब लॉर्ड कैनिंग भाई साहब, वो क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे कुछ इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। क्योंकि अब देखो भाई, इंडिया की जनता भड़क चुकी है, उनको चाहिए फुल इज्जत। फुल इज्जत कैसे मिलेगी, फुल इज्जत तब मिलेगी कि अपने काउंसिल में इंडियंस को भी ब्रिटिशर्स एम्प्लॉय करें, मतलब अपनी काउंसिल में इंडियंस को भी ये ब्रिटिशर्स रखना शुरू करें। तो अब वाइसरॉय ने क्या किया कि नॉमिनेट किया कुछ इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, की एक्सपैंड कर लेते हैं काउंसिल, वही की लॉलीपॉप दे दिया छोटा सा। तो इन 1862 लॉर्ड कैनिंग देन वाइसरॉय nominated 3 Indians to his legislative council। That is first the Raja of Banaras, the Maharaja of Patiala and Sir Dinkar Rao। ये 3 लोग थे जिन्होंने पहली बार किसी ब्रिटिश काउंसिल का हिस्सा बने थे। कौन कौन, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ओके, and it initiated the process of decentralization by restoring the legislative powers to the Bombay and Madras presidencies। It thus reversed the centralizing tendency that started from the Regulating Act of 1773 and reached its climax under the Charter Act of 1833।
This policy of legislative devolution resulted in the grant of almost complete internal autonomy to the provinces in 1937। मतलब क्या कह रहा है कि ये प्रोसेस शुरू किया, इस एक्ट से प्रोसेस शुरू हुआ डिसेंट्रलाइजेशन का। ठीक है, जो कि लेजिस्लेटिव पावर्स को रिस्टोर करके किया बनाया गया। बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी जो सब्सिडरी हो गई थी, किसकी सब्सिट्यूट हो गई थी, किसकी, कोलकाता की, है ना, बंगाल की, मतलब कोलकाता मतलब मीन्स बंगाल, बंगाल प्रेसिडेंसी की सबसे सब्सिट्यूट हो गई थी कौन, बॉम्बे एंड मद्रास। तो उन्होंने क्या किया, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी यूज किया एंड दैट स्टार्टेड फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्लाइमेक्स तक and reached its climax under the Charter Act of 1833। This policy of legislative devolution, जो devolution हुआ मतलब वही distribution of power, decentralization, resulted in the grant of almost complete internal autonomy to the provinces। मतलब 1937 में हम देखेंगे कि कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी मिल जा रही है स्टेट्स को, प्रोविंसेस को, इन 1937 में। यही एक मतलब इससे ही सिमिलर मिलता जुलता वो केस बताया जा रहा है इस पॉइंट। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड द establishment of new legislative council for Bengal, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब। समझ में आ रहा है कि कुछ नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए बंगाल में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में एंड पंजाब में। ठीक, मतलब कि अगर आप देखोगे ऐसे मैप को तो क्या है कि नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे पंजाब, पंजाब हो गया, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस हो गया, उसके बाद फिर बंगाल। इन जगह पे क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई, बंगाल में थी, मद्रास में थी, बॉम्बे में थी, बट यहाँ पे शुरू हुआ नॉर्थ वेस्ट पार्ट में एंड पंजाब में। सो विच वर एस्टेब्लिश्ड इन 1862, 1886 एंड 1897। तो बंगाल में बनाई गई 62 में, 62 में, 86 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब में 1897 में। It also empowered the viceroy to make rules and orders for the more convenient transaction of business in the council। It also gave a recognition to the portfolio system। portfolio system को भी recognition दिया। Introduced by Lord Canning in 1859। Under this, a member of the Viceroy's Council was made in charge of one or more departments to the government and was authorized to issue final orders on behalf of the Council on matters of his departments। ठीक है। It also empowered the Viceroy to issue ordinances। Ordinances means temporary temporary law। मतलब टेम्पररी लॉ, ऑर्डिनेंसेस को प्रमलगेट करने का मतलब इशू करने का पावर भी मिल गया वाइसरॉय को कि टेम्पररी लॉ इशू कर देते हैं। ठीक है, बिना उसमें क्या होता है कि आपको पूछना नहीं पड़ता है, किससे, अपनी काउंसिल से आप टेम्पररी लॉ को इनिशिएट कर देते हैं। जैसे हम आगे चल के जब यूनियन एंड स्टेट्स देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। ये हम पावर देखेंगे कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है। ठीक है, ऑर्डिनेंस को वो मतलब टेम्परेरी लॉ को वो प्रोमलगेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। The feature of this act were as follows: that it increased the number of additional non-official members in the central and provincial legislative councils but maintained the official majority in them। मतलब क्या है कि नंबर तो बढ़ गया भाई साहब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का इन द सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, बट मेंटेन दी ऑफिशियल मेजोरिटी इन दैम। ऑफिशियल मेजोरिटी किसका था, ब्रिटिशर्स का था। 3 लोग खाली हैं, 15 वो हैं ब्रिटिशर्स, तो क्या फर्क हुआ, मेजोरिटी तो वही है ना, कहा तो उनका ही माना जाएगा जो भी कहेंगे। So it increased the functions of legislative councils and gave them the power of discussing
the budget and addressing questions to the executive. It provided for the nomination of some non-official members of the Central Legislative Council by the Viceroy on the recommendation of the Provincial Legislative Councils and Bengal Chamber of Commerce, and that of the Provincial Legislative Councils by the Governor on the recommendation of district boards, municipalities, universities, trade associations, जमींदार and chambers. मतलब क्या कह रहा है कि it also provided the nomination of some non-official members. कहाँ पे? Central Legislative Council by Viceroy के recommendation से on of the Provincial Legislative Council जो बनाया गया था and the Bengal Chamber of Commerce. दूसरा कहाँ? Provincial Legislative Council by the governors on the recommendation of किसके किसके रिकमेंडेशन पे? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के, म्यूनिसिपैलिटीज के, यूनिवर्सिटीज के, ट्रेड एसोसिएशंस के, जमींदार के एंड चैम्बर्स. So the act made a limited and indirect provision for the use of election in filling up some of the non-official seats both in the central and provincial legislative councils. The word election was however not used in the act. Election इस word इस act में नहीं यूज किया गया था. ठीक है. So the process was described as nomination made on the recommendation of certain bodies. जो इलेक्शन था, देखो अभी सब नॉमिनेशन से काम चल रहा है, अभी कुछ कहीं पे इलेक्शन का वर्ड, इलेक्शन का नाम नहीं आया. इलेक्शन का नाम आता है 1909 में. इसमें क्या होता है कि दिस एक्ट इज आल्सो नोन एज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. अब मॉर्ले मिंटो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भाई साहब जो ये मॉर्ले भाई साहब है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. जो मिंटो भाई साहब हैं, ये वाइस रॉय हैं. तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से इनको कह दिया गया है. अब क्या कहा जा रहा है कि कंसीडर्ड इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव काउंसिल की साइज बढ़ गई both central and provincial level. The number of members in central legislative council was raised from 16 to 60. 16 से 60 हो गए. And the number of members in the provincial legislative councils was not uniform. वहाँ भी uniform नहीं थे. It also retained the official majority in the central legislative council but allowed the provincial legislative councils to have non-official majority. मतलब non-official की majority provincial में होगा लेकिन central में ऑफिशियल मेजोरिटी रिटेन किया इन्होंने. किन्होंने? ब्रिटिशर्स ने. It enlarged the deliberative functions of the Legislative Council at both levels. For example, members were allowed to ask supplementary questions, move resolutions on the budget, and so on. It provided for the first time that the Association of Indians with the Executive Councils of the Viceroy and Governors. पहला नाम नोट करिए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. He became the first Indian to join the Viceroy's Executive Council, and he was appointed as the law member. तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी जो थे, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पहले मेंबर बने. मतलब इंडियन, एज एन इंडियन ही बिकेम द फर्स्ट मेंबर एज एन इंडियन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय. ओके. It introduced a system of communal representation for Muslims by accepting the concept of separate electorate. Separate electorate का क्या मतलब होता है? मतलब कि मुस्लिम्स को मुस्लिम वोट देंगे, हिंदू को हिंदू वोट देंगे. ठीक है. ये सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है. तो यहाँ पे क्या हुआ कि डिवाइड एंड रूल वाला पार्ट आना शुरू हो गया कि रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स by accepting the concept of separate electorates. Under this, the Muslim members were to be elected only by Muslims voters, and thus the act legalized communalism. And Lord Minto came to be known as the father of communal electorate. जो मिंटो ये थे, मिंटो ही लेकर आए सेपरेट इलेक्टोरेट. सब अलग अलग. ठीक है. आगे चल के देखेंगे कि जो बी आर अम्बेडकर भाई साहब थे, बी आर अम्बेडकर जी जी थे, इन्होंने भी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी. क्यों? क्योंकि लोग भाई जो SC ST थे उनको दबाते थे. ठीक है. जो नीची जाति तो नहीं कहेंगे, जो जैसा बताया गया है कि लोअर कास्ट लोगों को दबाया गया है, लोगों को दबाया गया है. तो जो SCs एंड STs थे, उनके लिए भी ये सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे.
बट गांधी जी गांधी जी अड़ गए कि नहीं, ऐसे होने से इंडिया टूट जाएगा। तो गांधी जी वेंट ऑन टू फास्ट फास्ट एंड टू डेथ। वही, ये फास्ट एंड टू डेथ वाला कंसेप्ट कहाँ पे है? और जैनिज्म में है। ऐसे लिंक करना पड़ेगा आपको। जैनिज्म में है ये फास्ट एंड टू डेथ। तो गांधी जी जो थे, ये अनशन पे बैठ गए फास्ट एंड टू डेथ कि नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा। हिंदू हैं हम, कोई जाति कास्टिज्म को नहीं मानने वाले। गांधी जी कास्ट को एबॉलिश करने वाले, कास्ट को नहीं मानने वाले। इन्होंने कहा नहीं, ऐसे इंडिया टूट जाएगा अगर सेपरेट इलेक्टोरेट हिंदू में हिंदू को बांट देगा तो। फिर क्या होता है कि पूना पैक्ट होता है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा पूना पैक्ट। इसमें क्या होता है कि अम्बेडकर जी कहते हैं चलिए ठीक है, मैं सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग नहीं करूंगा, लेकिन 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 आप रिजर्वेशन देंगे, आप रिजर्वेशन देंगे। तो गांधी जी कहते हैं ठीक, रिजर्वेशन ले लीजिए, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग आप करिए। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसीज, कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया किसको? प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशंस, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड यूनिवर्सिटी एंड जमींदार्स। देन आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। On August 20, 1917, the British government declared for the first time that its objective was the gradual introduction of responsible government in India. अब क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को और भी हम लोग बोलते हैं मॉन्टेगू एंड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। वही मॉन्टेगू भाई साहब कौन थे? एसओएस, जिसका नाम पहले वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जो चेम्सफोर्ड भाई साहब थे, ये क्या है? वाइसरॉय। तो Montagu was the Secretary of State and Lord Chelmsford was the Viceroy of India, which came into force in 1921। 1919 एक्ट वाला लागू हो गया कब? 1921। फीचर्स क्या थे आइए फटाक से देख लेते हैं कि इट प्रोवाइडेड द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में बांट दिया, नेमली सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। ठीक है, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल में इन्होंने बांट दिया। This classification was done by the devolution rules framed under the Act. These rules facilitated the delegation of authority from the center to the provinces. In this way, the Act relaxed the central control over the provinces, and the central and provincial legislature were authorized to make laws on their respective list of subjects. Hence, the structure of government continued to be centralized and unitary. It further divided the provincial subjects into two parts. प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स फर्दर डिवाइड किया दो पार्ट में, कौन कौन सा? ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। ठीक। द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स इंक्लूड पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, व्हाइल द रिजर्व्ड इंक्लूड पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, प्रिजन, लैंड रेवेन्यू, फाइनेंस। मतलब मोटा पैसा। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था वो एडमिनिस्टर करते थे भाई साहब द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, भाई इंडियन वाले। और रिजर्व्ड वाले कौन थे? On the other hand, were to be administered by the governor and his executive council without being responsible to the legislative council। तो रिजर्व सब्जेक्ट्स गवर्नर और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सिर्फ एक इंडियन मेंबर था, कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। बाकी सब ब्रिटिशर्स। तो द डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वाज नोन एज DRK। जो दो स्कीम आ गया, डुअल स्कीम क्या? ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। तो डुअल स्कीम हो गया। इसको हम लोग, जो डुअल स्कीम होता है इसको क्या कहते हैं? DRK। ये PYQ में मेंशन है, आप देखेंगे कि DRK किसे कहते हैं। तो डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस इज नोन एज DRK, a term derived from the Greek diarch, which means double rule। डबल रूल हो रहा है। ठीक है, दो लोग रूल कर रहे हैं, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पे कोई और, रिजर्व सब्जेक्ट्स किसी और के पास है। However, this experiment was largely unsuccessful। ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। So it introduced for the first time bicameralism।
एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री। अब डायरेक्ट इलेक्शंस, अभी तक क्या सब क्या चल रहा है, नॉमिनेशन नॉमिनेशन खेल रहे हैं, इलेक्शन की बात कहीं आई ही नहीं। अब डायरेक्ट इलेक्शन शुरू हुआ। Thus, the Indian Legislative Council was replaced by bicameral legislature. Bicameral का मतलब क्या है? जैसे अभी भी हमारे यहाँ bicameral legislature है, मतलब अपर हाउस है एंड लोअर हाउस है। लोअर हाउस को हम लोग क्या कहते हैं? लोकसभा। अपर हाउस को हम लोग क्या कहते हैं? राज्यसभा। ऐसे ही स्टेट में अगर हम देखें तो अपर हाउस को हम लोग क्या कहते हैं? विधान परिषद। लोअर हाउस को हम लोग क्या कहते हैं? विधानसभा। तो विधानसभा एंड विधान परिषद, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। ठीक है। तो अपर हाउस को इन्होंने कहा काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली। वही लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा को कहते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद फिर द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस वर चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। अब डायरेक्ट इलेक्शन शुरू हो गया कि मेजोरिटी जो मेंबर्स थे दोनों हाउस के चूज करे जा रहे हैं बाय डायरेक्ट इलेक्शन। It required that the three of the six members of the Viceroy Council, other than the Commander in Chief, were to be Indian. कमांडर इन चीफ को छोड़ के जो अदर सिक्स मेंबर्स हैं वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उसमें से 6 में से 3 इंडियन होंगे। एंड इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर 6 क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। अब यहाँ पे देख लो, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको किसको? सिख सिख को ही चुनेगा, इंडियन क्रिश्चियन को चुनेगा, एंग्लो इंडियंस को चुनेगा। एंग्लो इंडियंस का मतलब क्या होता है? कि पिता अंग्रेज, माता इंडियन, एंग्लो इंडियन हो गए। यूरोपियंस जो है, इनको यूरोपियंस को चुनने का वो खाली हक होगा। So it granted franchise to a limited number of people on the basis of property, tax, or other qualifications. And it created a new office of the High Commissioner for India in London and transferred to him some of the functions hitherto performed by the Secretary of State. Okay, some of the functions hitherto performed by the Secretary of State of India. It provided for the establishment of Public Service Commission, जो PSC आप लोग देख रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ से इसका एस्टेब्लिशमेंट भी शुरू हुआ। बातचीत इसकी शुरू हुई थी 1858 से, बट वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ था। यहाँ पे शुरू हुआ ये। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन आ गया। हेंस सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन नाउ नोन एज यूपीएस, was set up in 1926 for recruiting civil servants। मतलब यहाँ पे क्या आ गया? ओपन कंपटीशन आ गया, कोई भी दो, कोई भी एग्जाम दो। 1926 से शुरू हो गया, 1926 से ये सारी बातचीत शुरू हो गई। ठीक है, ये सारी बातें शुरू हो गई, समझ में आ रहा है इतना? फिर क्या होता है कि it also separated for the first time provincial budgets and central budget। बजट्स भी अलग अलग होने लगे। Authorized by the provincial legislature to enact their budgets, provincial legislature to enact their budgets, budgets अलग अलग हो गए provincial और central के। It provided for the appointment of a statutory commission to inquire into and report on its working after 10 years of coming into force। आई नो ये थोड़ा बोरिंग है, बट बेयर विद मी। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंटर्स ही हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो सब कुछ नहीं आपको याद करना है, बट इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स आपको थोड़े से याद रखने हैं। इट प्रपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, also known as Narendra Mandal। The chamber was inaugurated in 1921, consisted of 120 members, princes of 108 states and 12 representatives of other states, and it was headed by the Viceroy, that is Governor General, facilitated the consultation and discussion on the matter of common interest।
साइमन कमीशन कम्युनल अवार्ड साइमन कमीशन कम्युनल अवार्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड 1947, ये हम स्टार्ट करेंगे अपने एपिसोड नंबर 3 में, ताकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद फिर हम थोड़े से पीवाईक्यूज भी देखेंगे एंड हम लोग लोगों को देखेंगे कि हमारा इंडिपेंडेंस बन पाने के बाद पहला कैबिनेट ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया क्या था। इंडिपेंडेंट इंडिया में भी वॉइस रॉय थे, मतलब जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन टुक 2 years 11 months and 18 days टू फ्रेम। तो उस तब तक एक वॉइस रॉय तो होना चाहिए ना कंट्रोल करने के लिए। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के भी एक वॉइस रॉय भाई साहब थे। ठीक है, फिर कैसे सेपरेशन हुआ ये सब हम लोग देखेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया में। उसके बाद फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे चैप्टर 2 में, दैट द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की हमारे इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन कैसे मिला, संविधान कैसे मिला। ठीक है, तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द साइमन कमीशन। आप इसको देखें, रिवाइज करें एंड देन विल श्योरली start our next episode number 3 very soon. Thank you. Take care. Revise this chapter. Okay. So this is Aspirants Build and Govern signing off. Thank you.